प्यारे बच्चों, कल मैंने विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या भूमंडलीकृत या वैश्वीकरण कहते हैं, उसके अंतर्गत आपको कल कार्ल लॉ के बारे में बताया था। फिर से ध्यान दें, कार्ल लॉ किसे कहा गया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप वहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो गई, तो वहाँ की सरकार ने बाहर से, विदेशों से खाद्यान्न, मक्का जैसे पदार्थों का आयात किया जाने लगा। जब मक्का आयात किया जाने लगा तो वहाँ के खाद्यान्न के मूल्य जो ब्रिटेन में जो होता था उसके मूल्य गिर गए। मूल्य गिर जाने के फलस्वरूप वहाँ के बड़े लैंडलॉर्डों ने या बड़े किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप वहाँ की सरकार ने मक्के की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध लगाना ही कार्ल लॉ के नाम से जाना जाता है। मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, उसी को यहाँ पर कार्ल लॉ कहा गया है। अब इसके आगे कार्ल लॉ जब समाप्त हुआ, प्रतिबंध लगा दिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी कल बताया था। आप इसको फिर से पढ़ें, यहाँ न समझ में आते पूछें। श्रम का प्रभाव क्या है ये भी बताया था आपको कल। श्रम के प्रभाव के अंतर्गत, प्रवाह के अंतर्गत ये बताया था कि वहाँ के वनों को साफ करना और खेती करना कार्य ही ये श्रम प्रवाह नहीं था। इसके अलावा माल को बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था, उसमें भी श्रम की आवश्यकता थी। तो इस तरह श्रम का प्रवाह जो है दूर दूर तक फैलाया गया, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर तो प्राप्त हुए, लेकिन स्थितियाँ बहुत गंभीर हो चुकी थी। यहाँ तक कि वहाँ के लोग भूखों मर रहे थे। भूखों मरने के कारण वहाँ के लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप के ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर बस गए थे, क्योंकि कार्य चाह रहे थे, कार्य चाहिए। कार्य की इच्छा से दूसरे देशों में दूर दूर अपना घर बार छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर काम करने लगे थे। अब इसके बाद में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का उद्भव क्या है ये देखें। कहते हैं 1890 के दशक तक एक वैश्विक कृषि व्यवस्था सामने आ चुकी है। वैश्विक पूरे विश्व में एक जैसी खेती करने की व्यवस्था आज सामने आ चुकी है। इस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों में श्रम विस्थापन के रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में बड़े परिवर्तन आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर स्वयं काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। ये काम अब ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो दूसरी जगहों से वहाँ आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहाँ केवल एक पीढ़ी पहले स्वतः जंगल ही जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों द्वारा दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। भाई काम की इच्छा से लोग गए थे, बाहरी लोग आए थे, उन्हें कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार थे। जो नाटकीय बदलाव ब्रिटेन के संबंध में हुए, उसी प्रकार बदलाव औपनिवेशिक भारत में, पंजाब में भी हुए। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं, कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त समझ विवरण खाद्य पदार्थों अर्थात भोजन के बारे में था, किंतु कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इसी प्रकार की थी।
विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि सन 1820 से सन 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। अब देखिए इसके बाद में अब गतिविधियाँ तो बहुत हैं, संक्षेप में चलेंगे। यहाँ गद्य सेकंड में देख लीजिए सब गद्य फर्स्ट से कहते हैं फ्लो चार्ट में क्या क्या दर्शाया गया है। जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों का आयात निर्णय लिया गया तो उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वालों की संख्या क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि उन्हें काम की तलाश थी, भोजन की तलाश थी, इसलिए वे काम की तलाश में अमेरिका और ब्रिटेन गए। ब्रिटेन ने खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया क्योंकि खाद्य पदार्थ जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने निर्णय लिया। यूरोपीय देशों रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों का निर्यात प्रारंभ कर दिया कि अन्य देशों को भी लाभ चाह रहे थे कि हमें लाभ मिले, तो व्यापार के लिए उनका रास्ता खुल गया, तो निर्यात किया। इन देशों ने जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का निर्णय लिया क्योंकि खाद्यान्नों की कमी थी, तो जंगलों को साफ करना, खेती करना एक आवश्यक कार्य था। खेती ही पहले हमारी मूल आवश्यकता थी। जंगल को साफ करने, खाद्य उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी, तो जो दूसरे देशों से मंगाए गए श्रमिक, रूस और यूरोपीय देशों में पहले से ही लोग मौजूद थे, कृषि मजदूरों के रूप में कार्य कर सकते थे, लेकिन फिर भी लोग जो अन्य देशों से आए थे या दास लाए गए थे वो कम दाम पर, कम मूल्य पर काम कर रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नए नए औपनिवेशिक देश थे जहाँ श्रमिकों की बहुत कमी थी। जगह तो बहुत थी लेकिन श्रमिक नहीं थे, इसलिए वहाँ पर इनको लाया भी गया। अतः बहुत से लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए पलायन किया। अब दूसरी गतिविधि में देखें, कहते कल्पना कीजिए आप आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मजदूर हैं। इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए कि अपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, अब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रहे हैं, मैं आयरलैंड से अमेरिका आया हूँ। आयरलैंड में मैं एक किसान था, लेकिन अब मैं अमेरिका चला आया हूँ। इसका मुख्य कारण है कि किसानों का बेरोजगार होना। यह बेरोजगारी हमारे देश में खाद्य पदार्थों के सस्ते आयात के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रकार आयातित खाद्य पदार्थों के कारण हम बेरोजगार हो गए। तब मैंने अमेरिका पलायन करने का निश्चय किया। चूँकि वहाँ बड़े खेतों में काम करने के लिए किसानों की आवश्यकता थी, मुझे सरलतापूर्वक रोजगार प्राप्त हो गया। अमेरिका में नियोक्ता के खेत के पास ही रहता हूँ और उसके खेतों में फसल उगाता हूँ। इस प्रकार मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ। तकनीक की भूमिका, जो भी बदलाव आ रहे हैं, अब देखिए वर्तमान समय में तकनीकी युग है, जो भी बदलाव आ रहे हैं उनमें तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे, भाप से चलने वाले पानी के जहाज, टेलीग्राफ आज बदलाव के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तकनीक के बिना 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिणाम भी थी। उदाहरण, औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज़ी चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा ताकि किसी भी उत्पाद को खेती से दूर के बाज़ारों में कम लागत पर अधिक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके बाद में मांस उत्पादों के व्यापार में तकनीक क्या आई। मांस उत्पादों के व्यापार में तकनीक की प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे, उन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जीवित जानवर बहुत अधिक स्थान घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुतों को वजन गिर जाता था या वे खाने योग्य नहीं रह जाते थे। ऐसी स्थिति में मांस खाना एक महंगा सौदा था, यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी ओर ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन भी कम रहता था।
नई तकनीक आने पर ये स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों से रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्द खराब होने वाली चीज़ों को फिर लंबी यात्राओं पर ले जाया सकता था। इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सभी स्थानों पर जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को अधिक विविधतापूर्ण भोजन मिलने लगा। पहले उनके पास केवल आलू, ब्रेड ही होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी इच्छाओं को समर्थन मिलने लगा। अब 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में व्यापार तेज़ी से बढ़ा, बाजार तीव्रता फैलने लगे। व्यापार में बढ़ोतरी और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम ये हुआ कि विश्व के बहुत से हिस्सों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों से यूरोपियों के विजय अभियान से बहुत से कष्टदायक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आए। अंततः औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भी बहुत वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके थे, कुछ उपनिवेश कब्जा करके 1890 के दशक में अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक शक्ति बन गया। अब मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली के बारे में कल चर्चा करेंगे। इतना पढ़ते हैं। धन्यवाद।